हमारे देश की डेमोक्रेसी में एक अहम पड़ाव 10 साल के बाद भारत के संसद में एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। इस पद के लिए राहुल गांधी का नाम इंडिया ब्लॉक ने 3 हफ्ते पहले ही प्रस्तावित कर दिया था और अब यह बात ऑफिशियल हो चुकी है। इसी के साथ राहुल गांधी ने अपने 25 साल लंबे पॉलिटिकल करियर में पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की जिम्मेदारी ली है और यह काम अब उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। अगर राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन खरे उतरते हैं तो यह हमारे देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल टर्न अराउंड स्टोरी होगी। फ्रॉम पप्पू टू पावर रेंजर, एक अपोनेंट जिसका मोदी मजाक उड़ाया करते थे, तो उनके सबसे बड़े प्रतिपक्ष बनना कोई छोटी बात नहीं है। अगर वो लेकिन अपनी ड्यूटी से दूर जाते नजर आते हैं, भागते नजर आते हैं, तो ये वो जनादेश का अपमान होगा जिस जनता ने मीडिया, मुजरा, मंगल सूत्र, मछली, मटन के बावजूद इंडिया ब्लॉक को इतना बड़ा बहुमत दिया है। ये राहुल गांधी के लिए बेस्ट चांस है और लास्ट चांस भी है। इसके बाद तो आर है या पार है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को पटरी पर वापस लाना है, अगर मोदी सरकार को तानाशाही के एक्सप्रेसवे से वापस खींचना है, तो सबसे पहले राहुल को इंडिया ब्लॉक के साथ काम करना पड़ेगा, उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, संसद में और संसद से बाहर, एक सेट स्ट्रैटेजी के तहत, एक सेट प्लान के तहत। और यह सबसे मुश्किल काम होने वाला है। यह राहुल को वैसे पहले दिन में ही समझ में आ गया है। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 2, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से राहुल गांधी उन हाई पावर्ड कमिटीज में शामिल होंगे जो सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चेयरपर्सन, मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी और लोकपाल को नियुक्त करते हैं। ये वो पद हैं, ये वो ऑफिसेज हैं जो हमेशा आजकल विवादों में घिरे रहते हैं कि भाई ये तो इंडिपेंडेंट तरीके से चल ही नहीं रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। क्या राहुल इन्हें लाइन पर ला पाएगा? पॉइंट नंबर 3, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से राहुल गांधी का ऑफिशियल दर्जा अब एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का होगा और वो किसी भी विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट से ऑफिशियली मिल सकते हैं। और राहुल गांधी का अंतरराष्ट्रीय स्तर तो बढ़ेगा ही साथ मीडिया के सामने ऑपोजिशन की आवाज बनकर अब राहुल गांधी आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक फुल टाइम लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने का मतलब है कि सरकार अपनी मनमानी हर जगह नहीं कर पाएगी, जैसे पहले कर रही थी 10 सालों में कि बिजनेस कमिटी को बाईपास कर दिया, संसद का सत्र जब चाहे बढ़ा दिया, घटा दिया, दर्जनों के भाव से विपक्ष के मेंबर्स को संसद से सस्पेंड कर दिया। तानाशाही कम होने की आशा है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है ऐसा। यह भी बताएंगे क्यों आज के एपिसोड में। पिछले 10 सालों में संसद में बीजेपी की मनमानी चलती रही है, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आपको कम से कम लोकसभा की 10% सीट जीतनी होती है किसी पार्टी को। यानी आज के डेट में 54 सीट्स का आंकड़ा बनता है ये 10%। 2014 में कांग्रेस के पास थे 44 सीट्स, 2019 में 52 सीट्स थे कांग्रेस के पास। लेकिन क्या अब कांग्रेस करीबन 100 सीट के साथ और इंडिया ब्लॉक के और लगा लीजिए तो 130 सीट हैं, इसकी मदद से डीमोदियाइजेशन और हमारी डेमोक्रेसी का रीडेमोक्रेटाइजेशन कर पाएगी या नहीं? यह सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग देशभक्त देखते हैं वो जानते हैं कि ना हमें नरेंद्र मोदी ना हमें राहुल गांधी से कोई खास लगाव है। हमें लगाव है सिर्फ अपने संविधान और अपने डेमोक्रेसी से। वैसे किसी और दूसरे पार्टी से भी लगाव नहीं है, इससे पहले कि आप स्पेकुलेशन करना शुरू करो। लेकिन सत्ता में विराजमान नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमने हमेशा सवाल उठाए हैं। 6 सालों से हम सवाल उठाते आए हैं, कटघरे में उनको खड़ा करते आए हैं, तीखे सवाल पूछते आए हैं। डिमोनेटाइजेशन, जॉब, इन्फ्लेशन से लेकर डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स तक सारे सवाल पूछे हैं। लेकिन हमने राहुल गांधी और कांग्रेस को भी कोई फ्री पास नहीं दिया है। उनसे भी सवाल पूछे हैं कि भाई किस तारीख पर विपक्ष हरकत में आएगी जो इतने सालों से कोबा में पड़ी हुई थी, और कब वो जनता के लिए बोलेगी। ये बात भी हमने कितने सालों से बोलते आए हैं। सरकार ने टोकरी में सजाकर इतने मुद्दे जो ऑपोजिशन को दिए थे वो विपक्ष कब इस्तेमाल करेगी, ये सवाल हम पूछते आए हैं। कब राहुल गांधी पार्ट टाइम से फुल टाइम नेता बनेंगे, ये हमारा बड़ा सवाल रहा है। और जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में एक फुल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन दिखा तो हमने उसको भी कवर किया, उसके ऊपर भी एपिसोड बनाया। लेकिन 10 साल बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद संभालना आसान नहीं होगा, साफ साफ हम ये बात कह रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा तो इसके सामने पिकनिक लगेगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि राहुल गांधी जनता की और उनकी उम्मीदों की आवाज बनेंगे। वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र यात्रा कर चुके हैं। वो जरूर कमजोर और मार्जिनलाइज्ड के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। चलिए देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। राहुल गांधी के लिए उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है उनका पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड। पॉलिटिकल परिवार से होने के बावजूद उनका लॉन्च ठीक प्रकार से हुआ नहीं था।
अब सारी इंडस्ट्रीज में करण जौहर थोड़ी ना मिलता है। वैसे तो संसद में 2004 से हैं राहुल, लेकिन कभी भी कोई पोस्ट नहीं संभाली है। 2004 से लेकर 2014 के बीच में कई बार बात हुई थी कि उन्हें कैबिनेट बर्थ दिया जाए, एक कैबिनेट का पोजीशन दिया जाए, एक मंत्रालय दिया जाए, लेकिन उन्होंने बार बार मना कर दिया। 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं। 2019 में लेकिन पार्टी प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे देते हैं। इलेक्शंस में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस के बाद उसकी जिम्मेदारी लेते हुए वो रिजाइन करते हैं। उस इलेक्शन में कांग्रेस के खाते में आए थे सिर्फ 52 सीट्स, बीजेपी के खाते में 303। लोकसभा इलेक्शंस छोड़कर भी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दर्जनों और इलेक्शंस लड़े, असेंबली इलेक्शंस लड़े और वहां भी भारी हार मिली। राहुल गांधी को एक नॉन सीरियस नेता बताने में बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ना गोदी मीडिया ने। एक तरफ 18-18 घंटे काम करने वाले सुप्रीम लीडर और दूसरी तरफ छुट्टी मनाने वाले, इटली जाने वाले राहुल गांधी। राहुल गांधी की सबसे बड़ी चूक यही रही कि जब 2014 से उनकी छवि को टारगेट किया गया, तब उन्होंने जवाबी कार्यवाही नहीं की। उल्टा उनकी टीम ने अर्नब के साथ इंटरव्यू फिक्स कर दिया। नतीजा यह रहा कि बीजेपी ने सोचा कि 2024 आते आते अब 303 नहीं, अब तो 400 पार ही कर लेंगे, और राहुल गांधी का तो अस्तित्व रह ही नहीं गया है, तो उन्होंने उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन 2024 के पहले राहुल गांधी का सच में एक इमेज चेंज हुआ। शुरुआत हुई भारत जोड़ो यात्रा से। इनफैक्ट जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहां कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 1-on-1 अगर आप राहुल गांधी और की इलेक्शन परफॉर्मेंस मोदी से कंपेयर करें, रैली वर्सेस भारत जोड़ो यात्रा, तो राहुल गांधी की सक्सेस रेट ज्यादा है। राहुल गांधी पॉलिटिक्स के धूल में, बारिश में और बर्फ में घुस जाते हैं और उनका इमेज बदलाव होता है पिछले 2 सालों में। ठीक जैसे दादी इंदिरा गांधी को एक टाइम पर गूंगी गुड़िया कहा गया था, लेकिन फिर उन्होंने दुर्गा का रूप धारण कर लिया, ठीक वैसे ही राहुल गांधी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आया है, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। मीडिया के मामले में राहुल ने मोदी की तरह ढेरों दर्जन इंटरव्यू तो नहीं दिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भर भर के किए। मोदी को जम के ताने भी मारे। इनफैक्ट जिस इंसान का मोदी इलेक्शन से पहले मजाक उड़ाते थे, इलेक्शन समाप्त होते होते वही इंसान मोदी को मॉक करते हुए दिखाई दिया। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। नतीजा यह रहा कि कांग्रेस करीबन 1 सेंचुरी मारती है और राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज में 3.5 लाख वोट से विजय होते हैं। लेकिन राहुल गांधी को यह बात समझ में आ चुकी है कि इलेक्शंस जीतना और डेमोक्रेसी को पटरी पर वापस लाना, दोनों में बहुत बड़ा फासला है। क्योंकि बीजेपी के कुछ नंबर कम आ गए तो वो अपने आप गुड बॉय बनकर क्लास में चुपचाप बैठ जाएगा, यह समझना बेवकूफी होगी। ठीक जैसे वो लोग जो सोचते हैं कि जेडीयू, टीडीपी मोदी को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो कोalition पार्टनर है ना, उनके बिना तो मोदी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए टीडीपी, जेडीयू डेमोक्रेसी पर सवाल उठाएंगे, प्रेस फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, मोदी को राज धर्म का पालन करना सिखाएंगे। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूं। अरे एडिटर, ये 2002 नहीं है, ये 2024 है, ये न्यू इंडिया है, यहां राजधर्म अलग हो चुका है। 4 जून को इलेक्शन नतीजे आने के बाद देश में जो जमीनी हकीकत है ना, वो एकदम नहीं बदली है। पुलिस प्रशासन, दंगई, बुलडोजर ठीक उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसा वो 4 जनवरी, 4 फरवरी, 4 मार्च, 4 अप्रैल, 4 मई को काम कर रहे थे। घंटा फर्क पड़ा है किसी को इस इलेक्शन रिजल्ट से। सैंपल मैं आपको थोड़ी दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश में बुलडोजर जस्टिस फुल स्पीड में चल रही है। बीफ मिलने की खबर पर 15 घरों को बुलडोजर से ही उड़ा दिया गया। अरे कोर्ट कचहरी की क्या जरूरत है, बुलडोजर जस्टिस चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक मुसलमान दुकानदार के दुकान को तबाह कर दिया। पुलिस खड़ी हुई है, कैमरा रोल कर रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके व्हाट्सएप स्टेटस में एनिमल सैक्रिफाइस की पिक्चर थी। लोगों ने कहा कि गाय है, बाद में पता चला कि खबर ही नकली है। नंबर 3, छत्तीसगढ़ का एग्जांपल देख लीजिए। लिंचिंग जोर शोर से चालू है। बीजेपी मेंबर राजा अग्रवाल को छत्तीसगढ़ पुलिस ही अरेस्ट करती है, चांद मियां खान और सद्दाम कुरैशी की हत्या के आरोप में। इनका गुनाह क्या था? ये भैंस ले जा रहे थे उड़ीसा के मार्केट तक। राहुल गांधी की चुप्पी इन मामलों में काफी लोगों को दिख रही है और खटक भी रही है, क्योंकि देश के जो अल्पसंख्यक हैं, इन्होंने काफी हद तक कांग्रेस को, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया है, जिताया है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो अर्बन सेंटर में तो बीजेपी को भर भर के वोट मिले हैं। तो क्या राहुल संसद में ये जो 2 इंडियाज है, और खासकर कि ये जो दूसरा पिछड़ा इंडिया है जिसकी आवाज कहीं तक पहुंचती नहीं, इस आवाज को संसद में ले जाएंगे या नहीं?
क्या राहुल देश में धर्म के नाम पर, इस्लामोफोबिया के नाम पर ये जो वोट बटोरे जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलेंगे या नहीं? इस प्रथा को रोक पाएंगे या नहीं? क्या राहुल गांधी सरकार को मुद्दों पर घेर पाएंगे? जैसे कि नीट स्कैम का एग्जांपल ले लीजिए। ये जो एनटीए है, मैसिव धांधली चल रही है, ऊपर से नीचे ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्या राहुल गांधी यंग इंडिया के आवाज बन के कम से कम एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले पाएंगे या नहीं? देखिए, याद रखिए, एक एग्जाम्पल है, केजरीवाल ने दिल्ली में दंगों पर और जेएनयू छात्रों पर बोलने से इनकार कर दिया था। वो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल साइलेंस रखना चाहते थे, इन मामलों में फंसना नहीं चाहते थे। उस चुप्पी का खामियाजा आम आदमी पार्टी को आज भी दिल्ली में भुगतना पड़ता है। क्या राहुल दिल से राजनीति करेंगे या एक्सेल शीट से? क्योंकि एक्सेल शीट की माने तब तो बीजेपी